बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका साइंस का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2025 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 11 फिजिक्स का मैं हल करने लगा हूं, जो आज 8 नवंबर 2025 को कंडक्ट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो गेस्ट पेपर मैंने शेयर किया था चैनल पर मौजूद है, जिसमें से 80% प्लस पेपर आया हुआ है। आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। जो गेस्ट पेपर मैंने दिया था उसी में से आए क्वेश्चंस। सेक्शन ए जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव है बच्चों, और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, और उसका लिंक जो है बच्चों मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। सेक्शन बी मैं कंप्लीटली हल करने लगा हूँ, सेक्शन बी और सेक्शन सी। बच्चों आपने क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि टाइम स्टेप हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं वहां से आपने देख लेना है कि मेरे ठीक किए हुए हैं कि नहीं, और कमेंट करके बताएं कि आपने सारे ठीक किए हुए हैं या कोई गलती है। अगर गलती है तो बताएं, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, या ये क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जी, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी वी। ये जो टॉपिक है हमारे पास ये सेंटीपिटल का है, और ये मैंने गेस्ट पेपर में भी ये सवाल लिखा था। पेज नंबर 57 58 पे ये टॉपिक मौजूद है। इस टॉपिक में आपने बच्चों एक सर्कल लेना था, और ये वाली डायग्राम आप बनी होगी वो बनानी थी कि एक पार्टिकल हमारे पास ए मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी आई, दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी वी एफ है हमारे पास, सेंटर से एंड तक हमारे पास फासला रेडियस कहलाता है। दो ट्राइंगल बन जाती है हमारे पास, एक ये ओ ए बी बनती है, और एक इस और इस वेलोसिटी को मिला के एक ट्राइंगल बनती है। तो हम सिमिलर या कह लें सुसर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लेके साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देते हैं, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा आर बाई आर लेकर। तो उसके बाद जब हम हल करेंगे, इसमें आर आई आर एफ आर के इक्वल है, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल सिंपल वी के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नीचे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी हम बोथ साइड कर देंगे। डिवाइडिंग में डेल्टा टी करेंगे तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखा रहेगा इसे। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हमारे पास लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड पे ले लें। ये डिस्टेंस बाय टाइम समझ लें, ये हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल है, तो वी वी से मल्टीप्लाई होके वी स्क्वायर बाई आर। तो ए सी जो है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ तक बच्चों आपने करना था, अगर आपने किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर किसी ने बच्चे ने वेक्टर फॉर्म में आगे भी किया हुआ है, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वी की जगह आर ओमेगा स्क्वायर करके फिर कटिंग की आर के साथ, तो तब भी ठीक है, ये दोनों ठीक है हमारे पास। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय, हमने क्या निकालना है बच्चों, पावर निकालनी है। क्वेश्चन मार्क बाय द इंजन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी में ये दी हुई है 2,3, व्हाइल इट एक्सर्ट अ फोर्स, फोर्स हमें 7,-3 दिया हुआ है। ये बच्चों यूनिक सवाल है, स्लो बेस है, क्योंकि ये सवाल हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन में और जो एग्जाम्पल है वहां मौजूद नहीं है बुक में। तो बहरहाल ये आसान सा था, आपने वेलोसिटी लिखना था, वेलोसिटी 2,3 हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिख दिए 2i प्लस 3j। फोर्स 7,-3 था तो 7i-3j। क्या निकालना है हमने, पावर। पावर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी है, तो फोर्स की जगह अपनी वैल्यू लिखी है, वी की जगह अपनी। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आई वाला आई से 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और -3 मल्टीप्लाई बाई 3, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है जे वाला जे से, तो ये हल होकर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो पावर की वैल्यू 5 वाट। तो ये एक यूनिक न्यूमेरिकल है, अगर आप किसी बच्चे ने इस तरीके से किया है तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जी, व्हाट इज मीन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन वन एग्जांपल। ये बच्चों बी मैंने गेस्ट पेपर में लिखा था कि डॉट प्रोडक्ट आएगा या वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की क्या आपने डेफिनेशन लिखनी थी, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी गिव अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन बुक में मौजूद है। मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी थी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल लिखनी थी, वर्क पावर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये जिसने लिखा है उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट और ड्राइव पी वी टू की एन टी फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन। ये सीधे सीधा सवाल प्रूफ करना था हमने, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ लेना था, पी वी टू एन आर टी। ये भी हमारे पास एक्सरसाइज में से बुक के अंदर में से टॉपिक में से आया हुआ है। तो यहाँ पे एन क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। ये चीजें लिखनी थी। यहाँ पे जो सिर्फ टेक्निकल बात है वो ये है कि स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाई एन ए लिखना था, और जो हमारे पास वैल्यू भी कम हो जानी थी वो ये आ गई।
फिर आर बाई एन ए जो है हमारे पास ये के इक्वल है, के इक्वल टू आर बाई एन ए, तो पी इक्वल टू के एन टी। तो ये सिंपल सा प्रूफ है जो आपने करना था, जो हमारे पास पेज 126 पे मौजूद है, वहां से देख भी सकते हैं आप। तो यहाँ पे जिसने यहाँ तक किया उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जी, 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ये जो टॉपिक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला, ये हमारे पास मेंशन है पेज नंबर 160 161 पे बुक पे। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना था बुक पे 160 पेज पे। व्हेन टू वेव्स ओवरलैप एट अ पॉइंट इन द सेम फेज देन टू वेव रेनफोर्स टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और ये डायग्राम बनानी थी आपने, और फिर नीचे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की डायग्राम बनानी थी, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास 161 पेज पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू waves overlap at point out the phase 180 degree then the waves cancel each other, this is called destructive interference। मुख्तसर कहने का मतलब ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ये होते हैं, दो वेव्स हैं हमारे पास, वेव वन वेव टू, ये दोनों मिलके एक बड़ी वेव बना दें तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। और अगर दो वेव्स आपस में मिलकर फिनिश हो जाए, वैनिश हो जाए, रिजल्टेंट हमारे पास जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये जिसने लिखा है और विद डायग्राम बनाएंगे तो उसको 3 मार्क्स मिल जाएंगे शॉर्ट में। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट जी, क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट का और वाला कहते हैं एक रैबिट है जम्प्स ओवर एन हाइट ऑब्जेक्ट 0.7 मीटर हाइट, यानी हाइट हमें दी हुई है 0.7 मीटर है। कंसीडरिंग जस्ट इट्स वर्टिकल मोशन कैलकुलेट इट्स वर्टिकल स्पीड, यानी v निकालनी है वर्टिकल स्पीड, और हाउ लॉन्ग अ टाइम इट स्टे इन एयर, यानी हमने वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालना है और हाइट गिवन है। अब ये हमारे पास देखें क्या कहते हैं, ऐसे लो बेस है, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज में है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिहाज से। तो ये आपने उस तरीके से करना था, और ये वाला मैंने न्यूमेरिकल मार्क भी करवाया है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया है तो फिर आपने करना तो था। तो हाइट हमारे पास 0.7 मीटर है, जी क्योंकि टूवर्ड्स है, 9.8 क्योंकि ऊपर से नीचे जंप मार रहे हैं, तो डाउनवर्ड हमारे पास जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 है। वर्टिकल स्पीड वी निकालनी है और टाइम निकालना है। अब आपको पता है कि हमें हाइट गिवन है, तो हाइट का फॉर्मूला लगाना था वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई बच्चा वी आई लिख दे फिर भी ठीक है, ये वी यूं लिख दे तो फिर भी ठीक है, यानी यहाँ हमारे पास वर्टिकल स्पीड को कोई वी आई का नाम दे दे या वी लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बच्चे ने वी आई लिखा है या वी लिखा है सेम है। अब क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 91 हो जाता है, मुख्तसर के एच इक्वल टू हमारे पास वी स्केयर बाई 2g आ जाएगा। वी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 2g, जी की वैल्यू पुट करें, हाइट की वैल्यू पुट करें, स्केयर रूट ले लें तो वेलोसिटी आ जाएगी 3.7 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास वर्टिकल स्पीड कह लें, ये वर्टिकल वेलोसिटी कह लें, ये हमारे पास 3.7 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट पे हमने टाइम निकालना था, तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगेगा 2vi sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम के लिए थीटा 90, तो 2vi sin थीटा की जगह 1 t इक्वल 2vi बाई जी। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट लगाया हुआ है तो फिर भी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम के लिए फार्मूला यही होता है। वी आई जो हमने पहले निकाला है वो वैल्यू पुट कर दें 3.7, डिवाइड करें तो टाइम आ जाएगा 0.377 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। 2 का पार्ट 4 है हमारे पास, ब्रीफ डिस्क्राइब द टर्म स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस। ये बहुत आसान सा सवाल था, सीन था, पेज नंबर 112 113 पे लिखा हुआ है हमारे पास। स्ट्रेस जो होता है हमारे पास फोर्स बाय एरिया होता है, इसका फॉर्मूला लिखना था और इसका यूनिट जिसने लिखा है इट्स ओके। स्ट्रेन जो होता है हमारे पास द रेशियो ऑफ चेन इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ है, तो स्ट्रेन इक्वल डेल्टा एल बाई एल और इट हैज नो डायमेंशन, ये लिखना था। और यंग मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये हमारे पास यंग मॉडुलस होता है, मैं पेज से भी मेंशन करवा देता हूँ। यंग मॉडुलस में तो ये आपने लिखना था यहाँ से लेकर यहाँ तक एटलीस्ट फॉर्मूला लिखना था और इसकी डेफिनेशन लिखनी थी कि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है ये हमारे पास यंग मॉडुलस होता है। और स्ट्रेस की डेफिनेशन हमारे पास ये थी द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इसका स्ट्रेस, इसका फार्मूला, इसका यूनिट और इसकी डायमेंशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक एटलीस्ट लिखना था। अगर किसी ने डायमेंशन नहीं लिखी इट्स ओके, अगर यूनिट तक लिखा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बन जाना था, आपको नंबर मिल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 और वाला, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन रेडार एंड एस्ट्रोनॉमी। ये भी हमारे पास सीन क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है हमारे पास वो है पेज नंबर 157 पे, 157। तो इसमें आपने बच्चों ये सेकंड वाला पॉइंट लिखना था एस्ट्रोनोमियर वाला, और थर्ड वाला हमारे पास डॉपलर इफेक्ट वाला।
इससे रिलेटेड किसी ने कॉन्सेप्ट पे लिखा है, ये 2 पॉइंट्स लिख दिए रडार वाले, तो ये दोनों हमारे पास ठीक है जी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 जी, लिखा हुआ है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ये हमारे पास इजी सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारे पास पेज 118 पे मौजूद है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और हुक्स लॉ से हमारे पास एफ इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो वर्क डन हमारे पास क्योंकि के एक्स है, और तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास वर्क 1/2 एफ एक्स की इक्वल है। ये चेक करें 1/2 एफ एक्स, ये बहरहाल ये 1/2 के एक्स के आ जाएगा। एटलीस्ट यहां से लेकर यहां तक जिसने लिखा हुआ है उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 2 5 का आर पार्ट जी, कहता है एक प्रोजेक्टाइल है, कहता है कि हमारे पास 2 के 5 पार्ट आर में कि एक प्रोजेक्टाइल है लॉन्च होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई ऑफ क्लिफ जो है हमारे पास 50 मीटर है, एंड लैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर है, हमने क्या निकालना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्च वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, हमें हाइट भी गिवन है, वर्टिकल हाइट और डिस्टेंस भी गिवन है। इस सवाल में हमारे पास हाइट को हम y का नाम देंगे, y को 50 मीटर, डिस्टेंस हमारे पास x से 20 मीटर, हमने वेलोसिटी निकालना है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लॉन्च का कहा हुआ है, तो जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले मैक्सिमम और वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक था, वहां के फॉर्मूले लगेंगे हमारे पास। y को 1/2 gt स्क्वायर, g की वैल्यू 9.8, t यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 50 है। इसको हल करके आपने t की वैल्यू निकाल लेंगे 3.19 सेकेंड, क्योंकि हमने बेसिकली निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, या कह लें क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे x जो है हमारे पास वो 20 के इक्वल है, और जो हमारे पास टाइम है वो 3.19, डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी 6.26 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर किसी ने इस तरीके से किया और ये आंसर आया तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट जी, कहता है हमारे पास द एनर्जी of a photon is given by E equal to hf. Find dimension of Planck's constant h. h की डायमेंशन निकाले, where f is frequency। तो आपने क्या करना है, E equal to hf, h equal to E by f, E की डायमेंशन लिखनी है। E जो है हमारे पास एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन जो हमारे पास होती है वो वर्क इक्वल होती है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, और वर्क हमारे पास एफ एस, फोर्स की हमारे पास ml स्क्वायर t, फोर्स के एम एल टी माइनस टू होती है हमारे पास, और डिस्टेंस का एल, तो ये मल्टीप्लाई होके एम एल स्केयर टी माइनस टू डायमेंशन आ जाएगी। ये पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी इनवर्स होती है, -1 ऊपर आके +1 हो जाएगा। मुख्तसर जो हमारे पास हाइट की डायमेंशन आएगी, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास, हाइट कह रहा हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो आएगी एम एल स्केयर टी -1। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट जी, A point source of sound emits sound energy at a rate of 15 watt। अब वाट से पता लग रही है हमारे पास पावर है, हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड से मुराद हमने आई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है जी, डिस्टेंस कह लें एक्स को 4 मीटर फ्रॉम द सोर्स, यानी हमें पावर गिवन है, इंटेंसिटी हमें निकालनी है और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। पावर की जगह 15 वाट आ जाएगा, डिस्टेंस को मैंने आर का नाम दे दिया, 4 मीटर, इंटेंसिटी मैंने निकालनी है, वही नो P इक्वल टू ए आई, P इक्वल टू ए आई, ये वाला फार्मूला हमारे पास नीचे जो फार्मूले गिवन है वहां पे मेंशन भी है, तो आई इक्वल टू पी बाई ए हो जाएगा, ये फार्मूला लिखा भी हुआ है वहां पे, वैल्यू पुट करें। अब मसला ये हमारे पास जो लिखा हुआ है क्या कहते हैं, P इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया जो है हमारे पास, अब एरिया की वैल्यू नहीं है तो एरिया हम क्या ले लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ले लेंगे सफियर का, क्योंकि जो पॉइंट होता है हमारे पास ये भी हमारे पास सरफेस एरिया के तौर पर ऐड करेगा। तो मुख्तसर आपने एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट करना था, वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 7.46 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने यूं किया हुआ है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या अल्टरनेटिव कोई और मेथड किया हुआ है तब भी ठीक है। 2 का पार्ट 7 जी, कहता है अ बॉल ऑफ मैस m 120 ग्राम इज रिलीज्ड। मैस हमें दिया हुआ जी 120 ग्राम, फ्रॉम हाइट ऑफ, हाइट कितनी जी हमारे पास 30 मीटर,
इफ द बॉल इनकाउंटर्स एन एयर रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 न्यूटन, फोर्स कितनी है हमारे पास 0.3 न्यूटन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें गेंद जो है ना ग्राउंड को टच करने से पहले पहले या स्ट्राइक करने से पहले पहले। तो मैस लिखें 120 ग्राम 1000 से डिवाइड करके 0.12 ग्राम हो जाएगा, हाइट 30 मीटर की वन है, 40.3 न्यूटन, काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है। तो यहाँ हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा जो रेजिस्टिव का है, वर्क एनर्जी रेजिस्टिव थ्योरम के वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क इनटू ड्यू टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव मीडियम। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी W माइनस डब्ल्यू आर, ये जो W होता है ये तो हमारे पास mgh हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो वर्क होता है ये F इंटू एच हो जाता है, और इसमें जो फोर्स होती है हमारे पास ए रेजिस्टेंस के तौर पे ऐड कर दी है। तो m की जगह अपनी वैल्यू, g की जगह 9.8, h की जगह 30, f की जगह 0.3 न्यूटन ए रेजिस्ट फोर्स हमें गिवन है ड्यू टू रेजिस्टेंस, हाइट की जगह 30 मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर 26.3 जूल आया आपका तो इसका मतलब आपने ठीक किया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन इन ट्रांसफर वेव, ये हमारे पास सीन क्वेश्चन था पेज नंबर 172 पे, इसका आंसर मेंशन है हमारे पास। ये पोलराइजेशन का हमारे पास टॉपिक था और ड्यू टू ट्रांसफर वेव का तस्करा है, तो ये वाला टॉपिक आपने इसमें मेंशन करके शॉर्ट करके लिख देना था। तो ये जिसने लिखा है हमारे पास पोलराइजेशन का तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। किसी ने अपने से भी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास, अगर किसी बच्चे ने कुछ और भी लिखा है इसके अलावा कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन, क्योंकि हमारे पास इसमें भी तरतीबा लाइट मौजूद होती है, जब इसको हम पोलराइज करते हैं एक पैटर्न पे कर देते हैं तो तब हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास पोलराइजेशन हो गई। 2 का पार्ट 8 जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये हमारे पास पेज 116 में से आया हुआ है, जो टेबल सा बना होगा ग्राफ बल्कि। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो होता है हमारे पास जो टेम्परेरी चेंज होता है, इट इज द टेम्परेरी चेंज इन शेप और साइज ऑफ मटेरियल व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो टेम्परेरी जो चेंज आता है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जब हम फोर्स को हटाते हैं तो रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो ये हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेचिंग स्प्रिंग लिख दें। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे पास होता है चेंज इन शेप और साइज ऑफ मटेरियल व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड बिहाइंड द इट्स इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है। तो मटेरियल जो होता है हमारे पास डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, तो ये हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। और इसकी एग्जांपल लेड, कॉपर और ईटीसी हमारे पास। 2 का पार्ट 8 जी, कहते हैं हमारे पास कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 कूलम इन अ वैक्यूम। तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस चार्ज के लिहाज से आर की वैल्यू होती है, ये हमारे पास चार्ज है, हमने इंटेंसिटी निकालनी है, तो चार्ज की वैल्यू लिख दें, डिस्टेंस लिख दें, आर इंटेंसिटी ई, ये फार्मूला गिवन भी है। तो ये फार्मूला हमारे पास क्वेश्चन पेपर में गिवन था, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने लगाना था। क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू आपको आनी चाहिए थी 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, हालांकि ये भी क्वेश्चन पेपर में गिवन है। के की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 6 है। आर वैल्यू पुट करें, स्केलिंग करें, हल करें, डिवाइड शिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 2 का पार्ट 9 जी, 2 का पार्ट 9 में हमारे पास है कि द करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन अ कॉपर कंडक्टर, करंट है जिस हमारे पास 2 एम्पेयर, यानी करंट की जगह आई की जगह 2 एम्पेयर आ जाएगा। विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है हमने, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें निकालनी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और एन की वैल्यू हमें ये दी हुई। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड किया है लेकिन फार्मूला इसका गिवन है हमारे पास। करंट लिखें जी 2 एम्पेयर, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.60 टू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये लिखना था। और एन हमें गिवन है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब फॉर कॉपर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो फार्मूला हमें गिवन था ये था आई इक्वल टू एन ए वी क्यू, ये बिल्कुल हमें क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। इसके लिहाज से v आपने सेपरेट कर लेना था, i बाई एन ए क्यू आ गया, i की जगह अपनी वैल्यू, a की जगह अपनी वैल्यू, e जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये भी हमें गिवन है, बल्कि याद होना चाहिए आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास। वैल्यू बहरहाल इसमें पुट करें, ये फार्मूला था इसका हमारे पास।
क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। तो हल करने के बाद ये मल्टीप्लाई करें बेसिस सेम पावर ऐड डिवाइड डिवाइड करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 पर मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 का पावर 9 जी, ड्राइव द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी सीन क्वेश्चन है, ये हमारे पास पेज 78 पे गिवन है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये बच्चों हमारे पास ये वाला टॉपिक था पेज 78 पे। यहाँ से आपने स्टार्ट करना था। कंसीडर सिचुएशन इन विच वर्क डन ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी वर्क इक्वल टू एफएस न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए लेना था और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस की वैल्यू यहाँ पुट करनी थी हमारे पास, यानी एफ की जगह एम ए, एस की जगह वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बाई 2a और साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देनी थी कि वी आई हमारे पास 0 है और वी एफ हमारे पास v के इक्वल है और डिस्टेंस हमारे पास s कवर किया। तो बहरहाल ये पुट करने के बाद 1/2 m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाना था। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी तो वो आपने 0 पुट करके काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला आ जाना था वी आई की जगह 0 और वी एफ की जगह v, तो हाफ एम वी स्क्वायर। किसी बच्चे ने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, इट्स ओके, इसके फुल मार्क्स अवॉर्डेड है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 10 जी, क्वेश्चन 2 का पार्ट 10 में कहते हैं फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिलो 42 427 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो छोटा टेम्परेचर होता है उसको हमने T2 का नाम देना होता है, जो हमारे पास बड़ा टेम्परेचर होता है वो हमारे पास T1, यानी पहली वैल्यू T1 है और दूसरी हमारे पास T2। तो इसमें 273 ऐड करके हमने केल्विन करना था, यहाँ भी 273 ऐड करके केल्विन। फिर एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी थी। एफिशिएंसी का फार्मूला टेम्परेचर के लिहाज से 1 - T2 बाई T1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देनी थी। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाना था 1 - 300 डिवाइडेड बाई 700 करने के बाद 0.573 फॉर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें 57.13% आ जानी थी। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन 2 का 10 पार्ट जी, 2 का 10 पार्ट का आर पार्ट है हमारे पास। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दी हुई है 26 न्यूटन और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास 13 जूल है, यानी V हमें गिवन है और E हमें गिवन है। और हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। पॉइंट और चार्ज के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह 26 न्यूटन पर कॉलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V कहते हैं, 13 जूल पर कॉलम, डिस्टेंस R हमने निकालना था। बेसिकली आपने यहाँ दो फार्मूले लगाने थे। E का जो फार्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का K³/R स्क्वायर होता है और जबकि पोटेंशियल का होता है K³/R। इन दोनों को डिवाइड कर देना था आपने। डिवाइड करने के बाद K³/R कट के हमारे पास 1/R बच जाना था, यानी E/V इक्वल टू 1/R, क्योंकि ये वाली वैल्यू से कट गई, एक R से कट गया तो 1/R बच गया। तो यहाँ से हमने और क्योंकि डिस्टेंस निकालना था तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे V/E। V की वैल्यू 13 है, E की 26 डिवाइड करके 0.5 मीटर आ जाना था। 2 का पार्ट 11 जी, कहते हैं डिटरमाइन द रिलेशनशिप फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने गेस्ट पेपर में भी कहा था कि इसमें आने का चांस है काफी। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है हमारे पास पेज नंबर 37 पे मेंशन है। ये टॉपिक था हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ तक आपने इसको ड्राइव करके लिखना था कि किसी बच्चे ने इसको स्टार्टिंग में कुछ लिख दिया, बता दिया, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन ये लाजमी करनी थी आपने, और आपने डेरिवेशन करके ये निकाल लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। करने का स्टाइल ये होता है हमारे पास, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो y के अलोंग एक्सिस आ जाते हैं हमारे पास। अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तो ये y की जगह -g पुट करना था। vf मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जानी थी, माइनस माइनस कट जाता है हमारे पास। और vi y का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमारे पास vi y, वो हमारे पास vi sin थीटा के इक्वल था। माइनस माइनस कट के हमारे पास हाइट इक्वल टू vi स्क्वायर sin के थीटा बाई 2g आ जानी थी। 2 का पार्ट 11 जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी मैंने गेस्ट पेपर में दिया हुआ था और आसान सा टॉपिक है हमारे पास। सीन पेज 77 पे ये मौजूद है हमारे पास। 77 पेज पे हमारे पास ये मौजूद है। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है बच्चों हमारे पास जिसमें वर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, यानी पाथ पे वो डिपेंड ना करता हो, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव। या हमारे पास वर्ड ऑन क्लोज पाथ हमारे पास 0 हो, ये दो केस लिखने थे। और नॉन कंजर्वेटिव वो होगा जो डिपेंड करेगा पाथ पे। तो ये दो जिसने लिखी हैं टॉपिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, एटलीस्ट ये सारा या इससे रिलेटेड जो मवाद है हमारे पास, एटलीस्ट ये वर्डिंग यूज की हुई है, इंडिपेंडेंट, क्लोज पाथ या डिपेंड अपॉन, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और सार डायग्राम बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हमारे पास आगे जी 12 सॉरी।
12 आ गया जी। एन ऑब्जेक्ट हैविंग नेट चार्ज है 24 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास एक चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वर्टिकली। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट फ्लोट्स इन द फील्ड। कहते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा अगर वो फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो। तो हमारे पास चार्ज जो है 24 माइक्रोकूलम है, माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारे पास 610 न्यूटन। मास हमने निकालना था इसका, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है इक्वल टू एफ बाई क्यू है, एफ इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। और जो फोर्स होगा हमारे पास वो वेट के इक्वल कर देना था एम जी। यहाँ से आपने एम इक्वल टू क्यू ई बाई जी लिखना था। वैल्यू पुट करें चार्ज की, ई की और ग्रेविटी जी की, तो हमारे पास मैस आ गया था 0.0015 kg। तो ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का मैस है। क्वेश्चन 2 का 12 पार्ट जी, और पार्ट कहते हैं प्रोटोन is moving. A proton is moving in a circular orbit of radius 12 मिलीमीटर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 0.3 टेस्ला है। परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। हमने स्पीड निकालनी है, हमारे पास रेडियस गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो रेडियस की जगह 12 मिलीमीटर, मिली का मतलब 10⁻³ मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड को B कहते हैं 0.3 टेस्ला। स्पीड हमने निकालनी है। अब यहाँ पे मैस ऑफ प्रोटोन आपको पता हो, चार्ज ऑन प्रोटोन हमें पता हो 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम है, और स्पीड हमने निकालनी। तो इस केस में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड और सेंटीपिटल फोर्स को आपस में इक्वल करना था। मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी होती है सेंटीपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे एक वी से कट जाना था, क्यू बी इक्वल टू एम वी बाई आर। यहाँ से वी की वैल्यू आपने निकालनी थी जो क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम था। तो इसमें वैल्यू पुट करनी थी चार्ज की भी, बी की भी, आर की भी और एम की भी। तो इसको हल करने से हमारे पास वेलोसिटी 3.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 2 का जी 13 पार्ट, फाइंड द मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन। मोमेंटम निकालना है। मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड द एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज 0.457 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन बच्चों हट के आया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे लो बेस भी है। यानी हमने मोमेंटम निकालना है। पॉजिट्रॉन से मुराद ऐसा पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो तो हमारे पास प्रोटॉन कहलाता है। फिर तो इसको कैसे हल करेंगे। तो एनर्जी हमारे पास 0.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मोमेंटम हमने निकालना है और ये फार्मूला मेंशन है क्वेश्चन पेपर में, पी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी 4 बाई सी स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, मोमेंटम आ जाएगा। अब जो एम स्क्वायर सी 4 को हम एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो रेस्ट एनर्जी मैस है ना, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो ई इक्वल टू होता है हमारे पास एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैस ऑफ प्रोटॉन 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 ये पुट करना था। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ की होल पावर 2। इसको हल करने से हमारे पास जो एनर्जी आ जानी थी वो थी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास जो ये एनर्जी है वो तो क्या कहते हैं, जो टोटल एनर्जी हमारे पास लिखी हुई थी 0.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो इससे छोटी नहीं हो सकती। यानी टोटल एनर्जी कैन नॉट बी लेस देन रेस्ट एनर्जी। यानी ये हमारे पास रेस्ट एनर्जी है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी 0.47, तो ये तो छोटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो रेस्ट की भी काउंट करनी है हमने और ऊपर वाली भी। तो 0.47 और 0.511 इन दोनों का ऐड करके 0.981 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना था। ये सबसे टेक्निकल स्टेप था, और अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत हाई लेवल का एक सवाल था जिस बच्चे ने अगर किया हो। उसके बाद आपने वही फॉर्मूला लिख के ई की जगह 0.981, ये सबसे खास स्टेप था। इसके बाद एम सी स्क्र की वैल्यू हमने निकाल ली थी 0.511, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ का स्क्र, ये आ गया। और इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास जस्ट जो आंसर आया है 4.47 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 मेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और मेगा को हमने चेंज कर दिया था 10⁶ इलेक्ट्रॉन पे 4 लिख दिया, वोल्ट इसी तरह। तो ये हमारे पास मोमेंटम आ गया, और ये बड़ा यूनिक और इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 का 13 पार्ट, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल शिप्स फ्लोट्स ऑन वाटर। किस प्रिंसिपल के तहत कहते हैं जो शिप जो है ना पानी के ऊपर तैरती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास पेज 157 पे था, और ये हमारे पास सीन क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपने ये सोनार वाला लिखना था कि शिप्स से कैसे हमारे पास डिटेक्ट करते हैं ये चीज़ें, रिफ्लेक्शन। तो ये आपने, किसी बच्चे ने अगर ये लिखा है तो इसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है हमारे पास शिप्स डिटेक्शन के लिए। इस इस सवाल की करेक्शन कर लें, ये बल्कि सवाल लिखा है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल शिप्स फ्लोट्स ऑन वाटर।
डिटेक्शन का नहीं लिखा हुआ है कि शिप की डिटेक्शन या दराज का कैसे पता लगता है, अगर वो होता तो वो हम डॉपलर इफेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हमारे पास पेज नंबर है 84 पे मेंशन, पेज नंबर 84 पे, और ये हमारे पास टॉपिक अर्चिमीडियस प्रिंसिपल वाला, अर्चिमीडियस प्रिंसिपल, इसके तहत हमारे पास ये होता है, और ये आपने 84 पेज से देख लें। ये हमारे पास टॉपिक है अपथ्रेस या आर्चिमिडियस प्रिंसिपल, तो इसके लिहाज से हमने इसको करना था। ठीक है, तो जो फ्लोट्स ऑफ वाटर वाला टॉपिक है हमारे पास, उसने किसी ने अगर आर्चिमिडियस का हवाला दिया है, क्योंकि ब्योंसी फोर्स हमारे पास एक्ट करती है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जहाज ऊपर तैर रहा होता है हमारे पास, तो उसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। डॉपलर वाला किसने लिखा है तो वो गलत है, आर्चिमिडियस वाला किसने लिखा है तो वो बिल्कुल ठीक है। 2 को 14 पार्ट जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है, और ये हमारे पास जो है टॉपिक यूनिट 7 में से आया हुआ है, पेज 108 और 109 पे लिखा हुआ है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जो हमारे पास वेल अरेंजमेंट जिसकी भी होती है हमारे पास, और इसकी एग्जांपल हमारे पास कॉपर, आयरन, जिंक, डायमंड वगैरह है, और सोडियम क्लोराइड। और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं हमारे पास वेल अरेंजमेंट इनकी नहीं होती हमारे पास, इसकी एग्जांपल हमारे पास गिलास है, और क्या कहते हैं ETC। तो ये पेज नंबर 108 109 पे अगर बच्चों आपने देख लें, अगर आपने इस टॉपिक से लिखा है तो आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 2 का पार्ट 14 का आर जी, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 15 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है, डायमीटर हमें दिया हुआ है 1.5, 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लें क्योंकि रेडियस की जरूरत थी हमें, और रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है। निकालना क्या हमने, रेजिस्टेंस। तो ये हमने रेजिस्टेंस निकालना है, लेंथ हमें दी हुई है, डायमीटर 1.5 मीटर है, मिलीमीटर, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ जाना है। रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू हमें गिवन है, हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो इसका फॉर्मूला ये वाला लगेगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल और ए की वैल्यू पुट करें। अब ए जो है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा विच इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमें गिवन है। रेडियस हमने निकाल लिया था डायमीटर को हाफ करके, ये चेक करें, तो इसको हल करके बस आंसर लिख दें आप। तो ये हमारे पास हल करने के बाद 2.23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 ओम है, तो यहां तक हमारे पास इसका आंसर आ। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए था हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी थी और रिजिड बॉडी के बारे में लिखना है आपने। 62 63 पेज पे ये टॉपिक मेंशन है मेरे पास। एंगुलर मोमेंटम की आपने डेफिनेशन लिखनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पॉइंट वाला नहीं, रिजिड वाला केस लिखना था, यानी यहाँ से स्टार्ट करना था, और यहाँ ये डेरिवेशन सारी लिखनी थी, और इस डेरिवेशन के बाद हमारे पास यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम क्या कहते हैं टॉपिक्स का डेरिवेशन। आगे था हमारे पास स्टेन एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आल्सो ड्रॉ डायग्राम्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिखना था और उसकी डायग्राम भी बनानी थी। ये हमारे पास पेज नंबर 139 पे मेंशन टॉपिक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास ये पेज नंबर 139 पे मेंशन है, ये आपने बच्चों लिखना था इसका, और जिसने ये लिखा है तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और जो डायग्राम्स थी उसमें ये आपने जो टेम्परेचर के हवाले से हमारे पास है वो आपने लिखना था, हार्ड इंजन वाला और कोल्ड इंजन वाला, Q1 Q2, या या आप खुद बना रहे थे इसका हमारे पास कि एक हार्ड जंक्शन है हमारे पास जिसका टेम्परेचर हमारे पास Q1 है, और ये हीट इंजन में आना था हमारे पास, ये हीट इंजन हो गया, और इसके बाद हमारे पास जो हीट आनी थी दूसरी वो है कोल्ड रिजर्वायर से, और ये हमारे पास Q2 था। तो इस तरह का हमने शायद पीछे देखा भी है, तो ये वाला इससे रिलेटेड डायग्राम आपने इसकी यूं बनानी थी जैसे कि ये वाली डायग्राम बनी हुई है। ये वाली डायग्राम अगर आप बना देते तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैच करता है। आगे हमारे पास 4 जी, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फोर्सेस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का जिक्र है और फोर्सेस का, एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने फोर्सेस का ओरिजिन निकालना था बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, एक कंडक्टर नहीं कंडक्टर्स के दरमियान। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है ये हमारे पास मौजूद है बुक के पेज नंबर हमारे पास 232 पे, 232 पे ये टॉपिक है हमारे पास। ये टॉपिक था हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये वाला टॉपिक अगर किसी बच्चे ने लिखा है ये चेक कर लें आप,
अगर ऐसा आपने लिखा है ये वाला डेरिवेशंस ये वाली, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ तक। और जो इसकी डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, तो उसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेंट्रीमीटर, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ड्रॉ इट्स स्केच। तो ये यूनिट नंबर 6 हमारे पास आया है, जो हमारे पास पेज नंबर 97 है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली क्वीन से। ये टॉपिक था हमारे पास वेंट्रीमीटर, ये आया हुआ है, ये लिखना था आपने, ये डायग्राम बनानी थी आपने, और ये मैथमेटिकल फॉर्म सारी आपने ड्राइव करके लिखनी थी यहाँ तक, एरो फाइल से ऊपर ऊपर तक, यहाँ तक जिसने किया हुआ है उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जी बी पार्ट जी, व्हाट इज क्वेश्चन 5 का जी हमारे पास बी पार्ट जो है, व्हाट इज मेंट बाय कॉर्क, व्हाट इज द कॉर्क फैमिली ऑफ पार्टिकल्स। ये जो सवाल है हमारे पास, ये हमारे पास आया हुआ 264 पेज पे, 264 पेज पे इसका आंसर मौजूद है हमारे पास। ये कॉर्क्स की डेफिनेशन लिखनी थी आपने, इसके बाद ये सारे लिखने थे। अब कॉर्क जो इसकी एग्जाम थी, डाउन, चार्म कॉर्क, स्ट्रेंज, ये 6 तक, यहाँ तक आपने इसका लिखना था। जिसने लिखा है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, ये पेज नंबर 210 पे एग्जाम्पल नंबर 11.5 है, तो आप बुक से आप चेक कर सकते हैं। तो कर्चिफ्स लॉ लगा के आप I1 और I2 की वैल्यू आपने निकालनी थी। और जो हमारे पास क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट आया है, ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी के 3 पॉइंट्स हमारे पास, मैस वेरिएशन, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। ये हमारे पास है जी पेज नंबर 247 250 पे मौजूद है, वहां से आया हमारे पास। ये हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन था, ये हमारे पास टाइम डायलेशन है, और ये हमारे पास मैस वेरिएशन। ये 3 टॉपिक्स किसी लिखें तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 4 का बी पार्ट रह गया था मेरे पास कि हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ अ सोर अपीयर व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी, अवे फ्रॉम स्टेशनरी। ये हमारे पास 155 पेज पे मौजूद है। ये वाला टॉपिक लिखना था, द सोर्स इज मूविंग इन इज एट रेस्ट, यानी ये वाला केस सोर्स टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, और दूसरे वाला सोर्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। तो यहाँ तक जिसने किया हुआ है तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोई भी चीज़ समझ ना ही हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँ।